Good morning, dear students. Once again, welcome to all to your own channel, Prasthi, the Ray of Light. As you can see in the thumbnail, this class is especially meant for your examinations point of view. That is BEE Lab, जो कि आपकी कल से शुरू होने वाली है. सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें. ये लैब सेशन में शुरू करूं उससे पहले एक प्रैक्टिकल लैब सेशंस की एक सीरीज़ और एक लैब वाइवा वॉसी की सीरीज़ ऑलरेडी आप लोग उम्मीद करता हूँ देख चुके होंगे. जिन लोगों ने भी नहीं देखी है उसको देख लें. इस सेशन के अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि पूछे जा सकते हैं. ठीक है ना, एक रिवीजन टाइप है पूरी लैब का एक साथ. वहाँ पर अपन लोगों ने इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट को डिटेल में डिस्कस किया, इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट की वाइवा वॉस डिस्कस की. बट यहाँ पर मैं एक कंबाइंड सेशन 15 से 20 मिनट का लेना चाहता हूँ ताकि आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाए. ठीक है ना, जैसा कि आपका टाइम टेबल जारी हो चुका है. तो देखिए कंप्लीट लैब ये टोटल 100 मार्क्स की है. ठीक है ना, 50 मार्क्स है आपके इंटरनल, जो भी आप लैब में गए, अटेंडेंस रही, कैसे आपने परफॉर्म किया, वो है इंटरनल. अभी जो एग्ज़ाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा टोटल, जिसके अंदर आपका वाइवा और आपका रिटर्न वर्क शामिल है. अब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर किस तरह से इसको रखते हैं. यूजुअली 50-50 मार्क्स होते हैं, 25 नंबर का वाइवा और 25 नंबर का रिटर्न वर्क होगा. थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आ सकता है इसमें. ठीक है ना, और आपके जो टोटल एक्सपेरिमेंट है वो 8 है. आपका टाइम टेबल जारी हो चुका है, आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा. सबसे पहला एग्ज़ाम 1301 से 1325 कल से शुरू होगा मॉर्निंग में, और फिर 1326 से 1349 आफ्टरनून में होगा. और इस तरह से अलग अलग रोल नंबर के हिसाब से ये 14 तारीख तक ये एग्ज़ाम चलेंगे. ठीक है ना, तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की. देखिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आपका है किरचॉफ्स वोल्टेज एंड करंट लॉस इन डीसी नेटवर्क. राइट, तो इसमें एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा सकता है, तो मैं एक समरी आपको दे रहा हूँ. देखिए सबसे पहले तो आपको केसीएल का पूरा नाम, केवीएल का पूरा नाम आपको ध्यान होना ही चाहिए. दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. केसीएल बेसिकली फर्स्ट लॉ है, केवीएल सेकंड लॉ है. केसीएल कहाँ लगता है? एक नोड के ऊपर लगता है, एक जंक्शन के ऊपर लगता है, जबकि केवीएल आपका एक क्लोज पाथ के अंदर लगता है. ठीक है ना, केसीएल क्या कहता है? किसी भी नोड के ऊपर, एक क्लोज सर्किट के अंदर किसी भी नोड के ऊपर टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0. आप केवल सम नहीं कहेंगे, आप एल्जेब्रिक सम कहेंगे, बिकॉज whenever we make use of the word algebraic, it means we need to keep track of sign. Sign means whether current is entering or leaving, or you can say positive or negative. ठीक है ना, किसी भी एक को आप either you can take positive for entering or leaving and vice versa. ठीक है ना, तो यहाँ हम यूँ भी कह सकते हैं किसी भी नोड के ऊपर इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट. यहाँ पर आप एल्जेब्रिक नहीं भी यूज लें चलेगा. ठीक है ना, क्या एप्लीकेशन है? जब भी किसी सर्किट में हम केसीएल लगाते हैं तो किस पर्पस के लिए लगाते हैं? वी नीड टू हैव नोडल एनालिसिस. राइट, जबकि केवीएल जो है आपका क्लोज पाथ से रिलेटेड है, वहाँ पर एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, एल्जेब्रिक सम मीन्स अगेन यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ साइन, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. वोल्टेज ड्राइव और वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं. अगर आप ड्रॉप को पॉजिटिव लेते हैं तो राइज को नेगेटिव ले लेना. इस तरह से चलेगा. ये कहाँ यूज़ होगा? सर्किट के अंदर हम एनालिसिस करने के लिए काम लेते हैं. जब आप इसको यूज़ लेते हैं तो उस एनालिसिस को हम मैश एनालिसिस कहते हैं. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. ये छोटी सी बात हो गई एक. अब क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव डीसी सर्किट का कहा गया है, तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्या ये लॉ एसी में भी एप्लीकेबल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल एप्लीकेबल है. लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये लॉ लागू नहीं होता है. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट की तरफ. बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही गई है. ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल स्टार से डेल्टा ही करना है, रिवर्स प्रोसेस भी चल सकता है. अगेन फॉर डीसी नेटवर्क. राइट, क्या संभावना है? सबसे पहले तो क्या काम है इनका, क्यों यूज लेते हैं? ठीक है ना, तो हमारा बेसिक पर्पस स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का है कि हम सर्किट को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि वी आर मोर कंफर्टेबल टू डेल्ट विद दी सीरीज और पैरेलल नेटवर्क. स्टार को हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें. ठीक है ना, अब कैसे कन्वर्ट करते हैं ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए. ठीक है ना, तो देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब भी आप स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो ये फॉर्मूला काम आना है. मैं ज़्यादा डिस्कस में डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, स्टार के केस में हमेशा इंक्रीमेंट होगा. जब भी आप स्टार से डेल्टा में जाएंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे, और अगर तीनों ही सेम है तो तीनों ही 3R के लग जाएंगे. राइट, आगे आई थिंक पूरी सीरीज आपने देखी होगी, मैं जस्ट एक समरी करा रहा हूँ आपको. रिवर्स प्रोसेस में आप जाते हैं डेल्टा टू स्टार तो हमेशा डिक्रीमेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा. इसके फॉर्मूले ये हैं, इसको याद कैसे करें? देखिए
अगर आप कन्वर्ट डेल्टा को कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट होगा, तो उससे आपको वो पहला वाला भी याद रह जाएगा। अगर आप कन्वर्ट स्टार को कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है ना। डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डिक्रीमेंट, राइट, ये आप याद रखिएगा। और अगर तीनों ही रेजिस्टेंस आपके इक्वल हैं तो वो इक्वलेंट जो स्टार बनेगा उसमें R/3 हो जाएगा, यानी कि डिक्रीमेंट हो गया ना, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट है आपका फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो कंप्लीट ट्यूबलाइट सर्किट की हम बात करें तो उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, फिर आपके इनिशिएट द डिस्चार्ज और मेंटेन द डिस्चार्ज की बात की हुई है, और फिर पावर फैक्टर की बात की हुई है। तीनों की बात अपन आगे करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तीन मेन पार्ट्स आप जानते ही हैं, ग्लास ट्यूब या फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं इसको, एक होती है चौक कॉइल और एक होता है स्टार्टर, ठीक है ना। इन तीनों से मिलकर के कंप्लीट ट्यूबलाइट का सर्किट बनता है, राइट। अब किसका क्या काम है वो इंडिविजुअल में सब बता चुका हूं, मैं एक समरी आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब इनिशिएट द डिस्चार्ज और मेंटेन द डिस्चार्ज का क्या मतलब है, ठीक है ना। देखिए इनिशिएट द डिस्चार्ज का मतलब है, क्योंकि हमारे घरों में तो क्या है कि हम डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं 230 वोल्ट ट्यूबलाइट को, तो वो ऑन हो जाती है। जबकि लैब के अंदर आपके क्या है, आपने वोल्टेज को वेरी करने का आपके पास प्रोविजन है। आप जीरो से शुरू करते हैं, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे आप जीरो से शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं, तो करीब 150-160 के आसपास आप लोगों ने देखा होगा एक इनिशियल ब्लिंकिंग आती है ना, उसको कहते हैं इनिशिएट द डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज शुरू हो गया है ना। फिर मेंटेन द डिस्चार्ज का मतलब है ये एक रिवर्स प्रोसेस है ना। आप लोग एक सबसे पहले आपने नॉर्मल सप्लाई दे दी, मान लीजिए 230 आपने दे दी, ट्यूबलाइट ऑन है। अब आप वोल्टेज को डिक्रीज करिए धीरे धीरे, ग्रेजुअली, राइट। तो वो मिनिमम वोल्टेज जहाँ पर आपका वोल्ट सस्टेन रहता है, मतलब वो पॉइंट जहाँ पर आपका ये लास्ट पॉइंट आपको सस्टेन दिखे, उसके नीचे जाते हो तो आप ट्यूबलाइट बंद हो जाती है, वो आपका है मेंटेन द डिस्चार्ज, राइट। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है प्रैक्टिकल में कि ये जो मेंटेन द डिस्चार्ज है वो वोल्टेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनिशिएट द डिस्चार्ज। ये आप रीडिंग भी देख लेना, ठीक है ना। अब है इंपॉर्टेंट पावर फैक्टर क्या होता है ना। तो पावर फैक्टर को आप तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यूजुअली जो आप डेफिनेशन जानते हैं उसको मैंने नंबर 3 पे रखा है, क्योंकि इसकी बात बाद में करूंगा। सबसे पहले जो जनरल डेफिनेशन है पावर फैक्टर की वो होती है रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू दी एपरेंट पावर, P/S, है ना। एक्टिव पावर आपकी VI cos phi और एपरेंट पावर आपकी VI, तो VI से कैंसिल हो जाएगा, cos phi बच जाएगा, राइट। खाली cos phi नहीं बोलेंगे, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। अगर आप सर्किट के पैरामीटर्स की फॉर्म में बात करना चाहते हैं पावर फैक्टर के लिए, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा रेजिस्टेंस टू दी इम्पीडेंस, राइट। ये जो डेफिनेशन आप जनरली बोलते हैं cos phi, वो क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट, या फिर फेज वोल्टेज और फेज करंट। दिस डेफिनेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर साइनसोडियल सप्लाई, राइट। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। अगर ये सप्लाई आपने चेंज कर दिया, आपने रेक्टेंगुलर लगा दी, ट्रायंगुलर लगा दी, है ना, कोई और सप्लाई लगा दी नॉन साइनसोडियल, तो दिस डेफिनेशन वुड नॉट बी एप्लीकेबल, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें, एक्टिव पावर जो हम कंज्यूम करते हैं वो होती है, इट कुड नेवर बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। जबकि रिएक्टिव पावर कैन आइदर भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 एक्सपेरिमेंट आपके डिस्कस हो गए। अब एक लास्ट इसके अंदर पावर फैक्टर को क्यों होता है इसका पुअर, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडक्टिव कॉइल है और इंडक्टिव में करंट हमेशा लैगिंग होता है, तो इसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने चौक कॉइल एग्जाम में काम में लिए है ना, उसकी रेटिंग आपसे पूछ सकते हैं कि उसका पावर फैक्टर कितना है, तो आपकी फाइलों में लिखा है, नोट करिएगा आप, है ना। पुअर पावर फैक्टर होता है। अगला एक्सपेरिमेंट है आपका ट्रांसफार्मर का, है ना। ट्रांसफार्मर की आपको लॉसेस की बात की गई है, लोडिंग की, है ना, तो एफिशिएंसी की भी बात की गई है। सबसे पहला प्रश्न, ट्रांसफार्मर को प्रॉपर वे में डिफाइन करना आना चाहिए, राइट। तो आप जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि इट इज ए स्टैटिक डिवाइस, मतलब देयर इज नो मूविंग पार्ट एंड इट कैन ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, ओके, एट सेम फ्रीक्वेंसी। ये आपको ध्यान रखना है, कैसे, आइदर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वोल्टेज लेवल, राइट। फिर इसका क्लासिफिकेशन आप जानते होंगे, स्टेप अप स्टेप डाउन, वो बात की बात है, प्रॉपर डेफिनेशन हमको आनी चाहिए, राइट। अब क्योंकि ये स्टैटिक डिवाइस है तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एफिशिएंट मशीन है इलेक्ट्रिकल के केस में, ठीक है ना। स्टैटिक मीन्स देयर इज नो मूविंग पार्ट। मूविंग पार्ट का नहीं होने का मतलब है कि जब कोई चीज़ घूमेगी ही नहीं तो उसके अंदर मैकेनिकल लॉसेस या फिर फ्रिक्शन किसी तरह का होगा नहीं, विंडेज लॉसेस नहीं होंगे, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको समझिएगा आप। देखिए ट्रांसफार्मर में वैसे तो बहुत तरह के लॉसेस होते हैं, हालांकि हम कह चुके हैं कि इट इज़ अ मोस्ट एफिशिएंट मशीन, 98 से 99% जो है एफिशिएंट है ना। तो लॉसेस 1-2% ही होते हैं, उसके अंदर भी मेजर लॉसेस हैं आपके आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस। स्ट्रे लॉसेस और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं बट दीज आर वेरी लेस, और इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं यूजुअली, राइट। अब आपके जो
आयरन लॉसेज है वो कम होते हैं, 0.5% है, जबकि कॉपर लॉसेज जो है वो 1 से 2% होते हैं, ठीक है ना। और आयरन लॉसेज दो तरह के हैं, हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेज, है ना। हिस्टेरिसिस लॉसेज को आप कैसे कम करते हो, बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल काम में ले लें जिसकी परमिएबिलिटी बहुत बढ़िया हो। एडी करंट लॉसेज को कैसे कम करें, थ्रू लेमिनेशंस, राइट, है ना। और मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको कब ऐसे अचीव होगी, जब कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज दोनों इक्वल हो जाएं। आई थिंक इससे ज़्यादा अभी रिकैप के लिए ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं डीसी मोटर की। डीसी मोटर के अंदर दो पार्ट थे आपके, डीसी मोटर को रन करवाना था आपको, और फिर स्टार्टर क्यों काम में लेते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले डीसी मोटर क्या होती है आप जानते हैं, ये एक ऐसी मशीन है जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है, राइट। हर एक मोटर का यही काम होता है। फिर बैक ईएमएफ आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सर्किट डायग्राम आप ध्यान रखिएगा, मैंने एक शंट मोटर का बनाया है बैक ईएमएफ का, ठीक है ना। ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना। तो दिस टॉर्क विल अपोजिट इट्स वेरी केयर्स, या आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फैराडे का लॉ तो आप ध्यान में रख ही लें, ठीक है ना। तो एक काउंटर ईएमएफ इसके लिए अपोज होता है, जिसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं, राइट। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है 5ZNP/60A, है ना। और लेफ्ट वाइंडिंग वेव वाइंडिंग के लिए आप जानते हैं, है ना। ये जितने भी इसमें टर्म्स हैं 5Z, NP और A, इन सब के नाम along with their units if there is a unit associated with them, तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब स्टार्टर क्यों काम में लेते हैं, चाहे कोई भी मशीन हो, चाहे सीरीज हो, शंट हो, है ना। देखिए एक बेसिक ऑपरेशनल वोल्टेज इक्वेशन होती है अपार्ट फ्रॉम बैक ईएमएफ। वहाँ से अगर आप आर्मेचर करंट देखें तो ये होती है V - EB/RA, राइट। जब आपने मोटर को चालू नहीं किया है, जब मोटर रेस्ट के ऊपर है, तो उस समय बैक ईएमएफ डेवलप नहीं होता है। बैक ईएमएफ तभी डेवलप होगा जब आपकी मोटर चलेगी, राइट। इनिशियली जब बैक ईएमएफ 0 है, तो इस आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए केवल और केवल आपके पास RA मौजूद है, क्योंकि वोल्टेज तो ये तो कांस्टेंट है। अब इस मशीन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, RA बहुत कम होता है, जबकि RSH आपका बहुत ज़्यादा होता है ना। RA मीन्स आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, RSH मीन्स शंट वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, 1 ओम से भी कम होता है ना। अगर आप इसको 0.5 ओम मान लें और 230 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगती है। आप देख सकते हैं ये मोटर की रेटिंग ही 4-5 एम्पियर करंट की होती है, 10 एम्पियर की होती है। तो ये मोटर जल सकती है, क्योंकि हीटिंग होगी, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग स्टार्टर काम में लेते हैं, है ना। कौन से स्टार्टर काम में लेते हैं ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फंडामेंटल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। अगला है आपका, अगेन एक मोटर से रिलेटेड है। पहले डीसी मोटर था, अब आपकी है 3 फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर, है ना, और स्टार डेल्टा स्टार्टर, राइट। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि फर्स्ट ईयर लैब के अंदर जो बेसिक लॉज हैं, है ना, एक तो फैराडे का लॉ, फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट लॉ, और एक लेंज लॉ। ये लॉ तो चारों आप पढ़ ही लें, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो अगेन फैराडे के ऊपर बेस्ड है, सारी मशीनें फैराडे के ऊपर बेस्ड ही हैं ना। वो क्या कहता है, व्हेनेवर फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंजेस, किसी भी कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स जब चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है ना। ये फैराडे ने कहा था। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला के अंदर माइनस साइन लगाया है, ये माइनस साइन लेंज ने बताया था, फैराडे ने नहीं बताया था, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। हम सब घरों में पावर को यूज़ करते हैं समय के साथ, तो उसको काउंट करने के लिए हमारे घरों में एनर्जी मीटर लगे हैं, ठीक है ना। पहले पुराने लगते थे डिस्क वाले, आजकल स्मार्ट एनर्जी मीटर आ गए हैं, है ना, डिजिटल एनर्जी मीटर आ गए हैं। उनका थोड़ा सा कंपेरिजन आप जरूर देखिएगा। तो एनर्जी मीटर क्या करता है, जो भी आप पावर कंज्यूम कर रहे हैं, टोटल पावर कंज्यूम बाय द लोड, वो उसको काउंट करता है ना। इसमें जो रीडिंग आती है वो यूनिट की फॉर्म में आती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1 यूनिट का क्या मतलब है। योर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, है ना। यानी कि अगर आप एक आपके पास ऐसी मोटर है, मान लीजिए उसकी रेटिंग 1 किलोवाट है, या एक बल्ब है 1000 वाट का है, उसको अगर आप 1 घंटे चलाएंगे तो वो एक यूनिट एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब जो अंतिम है आपका एक्सपेरिमेंट, वो है आपका मेगर वाला, है ना। इसका पूरा नाम आप ध्यान रखिएगा, मेगा ओम भी इसको कहते हैं, मेगा ओम मीटर, है ना। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको हाई रेजिस्टेंस या फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए काम आता है, राइट। इट गिव्स डायरेक्ट रीडिंग्स इन मेगा ओम, ओके। अब हाई रेजिस्टेंस से क्या समझते हैं, तो रेजिस्टेंस का एक क्लासिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपका रेजिस्टेंस 1 ओम से कम है, यानी कि लो रेजिस्टेंस है,
तो इसको मेज़र करने के लिए केल्विन्स डबल ब्रिज काम आता है, बहुत बढ़िया मेथड है। अगर आपका रेजिस्टेंस 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच है तो उसको हम कहते हैं मीडियम रेजिस्टेंस, और उसको मेज़र करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज काम आता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, केल्विन ब्रिज भी पढ़ा है। अगर आपका रेजिस्टेंस 100 किलो ओम से ज़्यादा है तो आपको मेगर की ज़रूरत पड़ती है उसको मेज़र करने के लिए, और ये हाई वोल्टेज के केस में इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है बेसिकली, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको 10 से 15 मिनट में एक कन्फाइंड वे में बताई है, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, और ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार पुनः मेरा आपसे निवेदन है कि इसको लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बना रहे। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।